नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम चौहान, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय में हिंदी विषय की असिस्टेंट प्रोफेसर। आप लोगों के साथ में भारतीय तो युद्धीन जो परिस्थितियां थी उन पर हमने इससे पहले वाले व्याख्यान में चर्चा की थी। आज हम हिंदी नवजागरण का जो समय रहा है उसमें क्या क्या प्रवृत्तियां थी, इसका उदय कैसे हुआ और कौन कौन से साहित्यकारों का इसमें योगदान रहा, इस पर हम आज जो हमारी आज की चर्चा है उसका विषय यही रहेगा। तो हम अपना व्याख्यान प्रारंभ करते हैं। नव जागरण की चेतना को जगाने का श्रेय 1857 ईस्वी के प्रथम भारतीय स्वाधीनता संघर्ष को जाता है। उन्होंने ही उन्होंने ही हिंदी नव जागरण के लिए जमीन तैयार की। ये कहा जा सकता है कि भारतीय तो युग हिंदी भाषी क्षेत्र में जन जागरण की पहली अभिव्यक्ति थी। आप जानते हैं कि इस काल के रचनाकारों ने, चाहे वो लेखक रहे हों चाहे पत्रकार रहे हों, रीतिकार की साहित्यिक भाषा ब्रज भाषा को छोड़कर अपने समय की प्रचलित लोक भाषा को अपनाया। आगे चलकर कविता को छोड़कर अपने समय की प्रचलित जो लोक भाषा रही है वो अपनाया। खड़ी बोली को स्वीकार किया। साहित्य की भाषा का ये बदलाव भी जन जागरण का एक लक्षण है। डॉक्टर रामविलास शर्मा के शब्दों में जन जागरण की शुरुआत तब होती है जब यहाँ बोलचाल की भाषाओं में साहित्य रचा जाने लगता है, जब यहाँ विभिन्न प्रदेशों में आधुनिक जातियों का गठन होता है। यह सामंत विरोधी जन जागरण है। भारत में अंग्रेजी राज कायम करने के सिलसिले में प्लासी की लड़ाई से 1857 के स्वाधीनता संग्राम तक जो भी युद्ध हुए वे इस जन जागरण की भूमिका की तरह है। परंतु 1857 का स्वाधीनता संघर्ष उनसे इस अर्थ में अलग है। यहाँ की मुख्य लड़ाई विदेशी साम्राज्य के खिलाफ है। एक सीमा तक राजभक्ति के स्वर के बावजूद भारतीय तो युग की मूल चेतना जिस राष्ट्रीयता और समाज सुधार की भावना से प्रेरित है उसका 1857 ईस्वी के संघर्ष से गहरा संबंध है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारतीय तो हरिश्चंद्र की रचनाओं में 1857 के स्वाधीनता संघर्ष का उल्लेख सिपाही विद्रोह के रूप में मिलता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वे उसकी केंद्रीय चेतना से अछूते थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके साथी लेखक पूरा जो भारतेंदु मंडल है यहाँ एक तथ्य बड़ा महत्वपूर्ण है कि अंग्रेजों ने भारत पर अपना राज कायम करने के लिए और उस राज को बनाए रखने के लिए जो देशी फौज खड़ी की थी वो विद्रोह कर रही थी। जिन हिंदू और मुसलमान सामंतों की जायदाद छीन ली गई थी वे अंग्रेजी का विरोध कर रहे थे। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने ये बात कही है। इससे इस संघर्ष का राष्ट्रीय स्वरूप स्वयं सिद्ध हो जाता है। 1857 की ये संघर्ष विदेशी शासन से मुक्ति का अखिल भारतीय स्तर पर प्रथम संगठित प्रयास था। यह चेतना हिंदी क्षेत्र में प्रचलित सभी लोक भाषाओं में फैल रही थी। इस
पूरे क्षेत्र को संबोधित करने के लिए भारतेंदु युग के लेखकों ने समय की नब्ज को पहचान कर खड़ी बोली को अपनाया। इन लेखकों ने अपनी अपनी पत्रिकाओं के माध्यम से खड़ी बोली में पूरे हिंदी भाषी समुदाय को संबोधित किया, क्योंकि इस प्रयास ने ही इस क्षेत्र को नवजागरण की चेतना से जोड़ने और जगाने का महान कार्य किया। अंग्रेज शासक तो इस क्षेत्र को संस्कृत, साहित्य, धर्म, दर्शन और हिंदू विधियों के शिक्षण तक सीमित रखना चाहते थे, ताकि यहाँ आधुनिक ज्ञान विज्ञान की शिक्षा का प्रसार न हो सके। लेकिन हिंदी के साहित्यकारों ने अंग्रेजी की मंशा को पहचान कर अपने लेखन और पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हिंदी क्षेत्र को नए वैज्ञानिक चिंतन से जोड़ने का भरपूर प्रयास किया। और उसमें भारतेंदु मंडल के जितने भी रचनाकार रहे हैं, लेखक रहे हैं, सभी ने अपना अपना सहयोग दिया। और अगर हिंदी नवजागरण के अग्रणी साहित्यकार देखे जाएं, भारतेंदु मंडल के सारे साहित्यकार इसी श्रेणी में आते हैं। इस काल में हिंदी साम्राज्यवाद विरोधी तेवर से युद्ध हो चली थी। इस नए चाल में ढली हिंदी में बहुत व्यंग लिखा गया, गद्य नहीं पद्य भी। सारा जो जो साहित्य था वो, उनके जो मेन उद्देश्य था, वो उस समय की परिस्थितियों में जो अंग्रेज शासन आ गया था उसके विरुद्ध तीखा प्रहार था, कटाक्ष था एक तरह से। हिंदी साहित्य के माध्यम से हिंदी क्षेत्र के नवजागरण को एक सुनिश्चित दिशा दी गई। अंग्रेजी जो अंग्रेजों का जो राज करने का तरीका था, उसमें शुरुआत में इन्होंने भारत में आकर भारत की नीतियों को, भारत के जो परंपराएं थी उनको अपनाकर इनको भारतवासियों को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपना रंग दिखाया। और उस समय का बड़ा भयावह दृश्य, अगर जब हम पढ़ते हैं साहित्य को उस समय का, भारतेंदु मंडल के साहित्यकारों की जब हम रचनाओं को पढ़ते हैं, क्योंकि अभी शायद आप लोगों ने इतना अध्ययन नहीं किया होगा, तो उस समय का जो भयावह दृश्य है वो आंखों के समक्ष आ जाता है कि किस तरह से हमारे देश में आकर हमारे देश के ही लोगों को ऊपर कितनी ना हम लिख सकते थे कुछ अच्छा, क्योंकि अगर हम साहित्य में कुछ अच्छा लिख रहे हैं तो उस पर प्रतिबंध लगाया जाए। जैसा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को जब पता चला तो उन्होंने लिखना शुरू किया। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जब अपना साहित्य लिखा तो उनकी पत्रिकाओं पर भी प्रतिबंध लगाने का अंग्रेजों ने प्रयास किया था। तो ना तो हम कुछ अच्छा लिख सकते थे अपनी मर्जी से, ना हम अपने परंपराओं को, जो हमारी परंपरा चली आ रही थी पूर्व काल से, उस पर कार्य कर पा रहे थे, ना हम अपनी मर्जी से कोई कार्य कर पा रहे थे। इतना ज्यादा उन्होंने प्रतिबंध लगा रखा था। अब क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जब रचनाएं आप पढ़ेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि उस समय की स्थिति कैसे, इस समय हम अपना मन को स्वतंत्रता के साथ में चाहे जो बात होती है वो कह सकते हैं, अपने अधिकारों को जान सकते हैं और एक खुली हवा में सांस ले सकते हैं। आपके समक्ष खड़े होकर मैं अपनी बात कह सकती हूँ, आप अपनी बात कह सकते हैं। और भी बहुत सारे ऐसी कार्य हैं, क्योंकि अभी है एकदम जो स्थिति है वो, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, हम कुछ कार्य अपने मन से नहीं कर सकते थे। तो वो अगर देखा जाए तो अधिकांश योगदान रहा है साहित्य का भी इस क्षेत्र में अन्य लोगों के साथ में।
जो इस काल के कवि रहे हैं, जो लेखक रहे हैं, उन्होंने अंग्रेजी राज के चरित्र की पहचान की, साथ ही राष्ट्रीय संघर्ष के उद्देश्य को भी अपने समक्ष रखा। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार यहाँ समझा जा सकता है कि बंगाल में आरंभ हुई पुनर्जागरण चेतना मध्य देश में पहुंचकर अधिक प्रखर रूप में राष्ट्रीय हो जाती है और उसके वाहक बनते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। यहाँ तक कि भारतेंदु ने कवि वचन सुधा जैसी साहित्यिक पत्रिका का भी उपयोग स्वदेशी वस्तुओं के व्यवहार का प्रतिज्ञा पत्र 23 मार्च 1874 प्रकाशित करने के लिए किया। भारतेंदु ने 1884 ईस्वी में बलिया में दिए गए अपने व्याख्यान में यह आह्वान किया कि बंगाली, मराठी, पंजाबी, मद्रासी, वैदिक, जैन, मुसलमान सब एक का हाथ एक पकड़ो। इस प्रकार स्वदेशी की भावना और राष्ट्र की धर्मनिरपेक्ष परिकल्पना में भारतीयों का चिंतन आगे के स्वतंत्रता आंदोलन और भारतीय संविधान की रचना तक के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हुआ। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन 16वीं सदी में हो गया था, लेकिन राजनीतिक रूप से उनका प्रभाव 18वीं सदी में तेजी से पड़ा। मुगल साम्राज्य औरंगजेब के अंतिम काल में से कमजोर पड़ने लगा था, लेकिन 18वीं सदी तक आते आते वो लगभग मरलासन अवस्था में पहुंच गया था। प्लासी के युद्ध के साथ ही दो बातें हुई। एक तो यूरोपीय जातियों की तुलना में अंग्रेजों के प्रभुत्व क्षेत्र का विस्तार तेजी से हुआ। जैसा कि स्टार्टिंग जब हुई है उसके विषय में मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। जब जो मुगल शासक थे उनका साम्राज्य लगभग जा चुका था और अंग्रेजों का आगमन हुआ था, उस समय जो क्षेत्रीय शासक थे उनसे अंग्रेजों की लड़ाई हो रही थी और दूसरी ओर वो आपस में भी लड़ रहे थे। तो हुआ क्या कि जब छोटे छोटे राजा, क्षेत्रीय राजा आपस में ही लड़ रहे थे और अंग्रेजों से भी उनकी लड़ाई हो रही थी और आपस की लड़ाइयां, तो इसमें अंग्रेजों ने फायदा उठा लिया। इन आपसी लड़ाइयों का पूरा फायदा अंग्रेजों ने उठाया। उन्होंने इन शासकों की आपसी लड़ाई में मददगार बनकर कभी इस पक्ष में कभी उस पक्ष में लड़ाई में हिस्सेदारी की और इस तरह से देशी शासकों को कमजोर करने लगे और उनके राज्यों को हड़पने में उन्होंने कामयाबी हासिल की। राजनीतिक कामयाबी से ही अंग्रेज भारत में अपने शासन को सुदृढ़ और स्थायित्व प्रदान नहीं कर सकते थे। अंग्रेज जानते थे कि भारत में वे शासन तभी कर सकते हैं जब भारतीयों का समर्थन भी उन्हें प्राप्त हो। ईसाई मिशनरियों ने ये काम कुछ हद तक किया, लेकिन मिशनरियों के काम की नकारात्मक प्रतिक्रिया भी हुई। भारतीयों के एक बड़े हिस्से में अपने धर्म और अपनी परंपरा के प्रति आस्था और अधिक सुदृढ़ हुई। इसीलिए आवश्यक था कि भारतीयों को किसी ऐसी चीज से बांधा जाए जो अधिक सूक्ष्म और प्रभावी हो। और सोचो ऐसे में ऐसी चीज क्या हो सकती है? एक ही प्रहार, और वो प्रहार शिक्षा हो। शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जो किसी भी बात का काट करने के लिए सहायक सिद्ध होता है। अंग्रेजों ने भी ऐसा ही किया। अंग्रेजों ने भारतीयों को अपना अधीनस्थ बनाने के लिए शिक्षा जैसा हथियार इस्तेमाल किया। इस संबंध में चिंतक के दामोदरन की टिप्पणी बड़ी प्रभावी सिद्ध होती है कि शिक्षा एक अ,
एक ऐसी व्यवस्था कर दी अंग्रेजों ने, जिसके कारण भारतीयों में भी एक असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई कि क्या ये हमारे हित में आए हैं या हमारे हमारी अ, नीतियों के विरुद्ध कार्य करने आए हैं। तो ऐसी असमंजस की स्थिति थी। तो इस संबंध में जो के दामोदरन है की टिप्पणी है कि रेखांकित संबंध में पश्चिमी विचारों और पद्धतियों को प्रचारित करने की एक व्यवस्था थी। अंग्रेजों ने सोचा कि अंग्रेजी शिक्षा की नई प्रणाली, जिसके अंतर्गत साहित्य, इतिहास तथा विज्ञान की शिक्षा देने की व्यवस्था थी, भारतवासियों में अपने ओछेपन की भावना को जागृत करे और स्वयं अपनी संस्कृति तथा परंपराओं के प्रति घृणा पैदा करेगी, जो ब्रिटिश शासन के गौरव से जनता के मस्तिष्क को प्रभावित करने के लिए आवश्यक है, जरूरी है। मतलब क्या बनता कि जब वो अपनी शिक्षा व्यवस्था को भारतीयों के ऊपर लागू करेंगे, तो क्योंकि उनकी जो शिक्षा व्यवस्था थी, अंग्रेजी शिक्षा की जो नई प्रणाली थी, उसमें साहित्य था, इतिहास था, विज्ञान था। ऐसी शिक्षा की व्यवस्था जब भारतवासियों को देंगे तो उन्हें उन्हें लग रहा था अंग्रेजों को कि अंग्रेजों उनकी जो भारतीय है उनके मन में अपने ही प्रति हीन भावना आएगी कि अरे हम कहाँ जी रहे थे, हमारे पास शिक्षा के नाम पर तो कुछ था ही नहीं। ये अंग्रेज अच्छे आए हैं जो इतनी अच्छी शिक्षा लेकर आए हैं, इसमें सब कुछ है, इतिहास है, विज्ञान है, साहित्य है। और अभी तक जो हम पढ़ रहे थे उसमें ये सारी चीजें थी नहीं। तो अंग्रेजों को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि भारतीय लोग इस व्यवस्था से हीन भावना से ग्रसित होंगे, उन्हें अपने ओछेपन का एहसास होगा। मतलब उनको लग रहा था अंग्रेजों को कि ये ओछे हैं, छोटी सोच वाले इंडियन भारतीय। और ये बड़ा अच्छा तरीका है, ये अंग्रेजों के दिमाग में आ रहा था कि बहुत अच्छा तरीका है कि इस शिक्षा के माध्यम से, जो हमारी अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली है, उसके माध्यम से हम बड़ी अच्छी तरीके से जो है यहाँ के लोगों को अपनी ही संस्कृति और परंपराओं के प्रति घृणा पैदा करा देंगे। और ये भारतीय जो है अपनी संस्कृति, अपने अपनी परंपराओं के प्रति के पक्ष में घृणा करने लगेंगे। तो ये लगने लगा था कि ये जो हमारी शिक्षा है, ये कहीं ना कहीं ये देशवासियों के हृदय में अपने ही देश के प्रति घृणा उत्पन्न करेगी। लेकिन उनका सोचना ये बड़ा गलत साबित हुआ। लॉर्ड मैकाले इस विचार को प्रचारित करने वालों में अग्रणी थे। उनका विचार था कि भारत और अरब का संपूर्ण ज्ञान यूरोप की एक अच्छी लाइब्रेरी की अलमारी में समझ सकता है। कितना घटिया सोच थी उनकी। मतलब हमारे देश का जितना साहित्य है, वो उनका कहना ये था कि यूरोप की एक लाइब्रेरी और एक अच्छी लाइब्रेरी और उसकी भी एक अलमारी में पूरा संपूर्ण ज्ञान समा जाए, ऐसा उन्होंने कहा था। उनका मूल्य यूरोप के प्राइमरी स्कूलों में इस्तेमाल की जाने वाली पुस्तकों से ज्यादा नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। कि जो अलमारी में पुस्तक हो, जो ज्ञान होगा पूर्ण संपूर्ण भारत का, वो एक अलमारी में समा जाएगा, और जो उसका मूल्य होगा वो यूरोप के प्राइमरी स्कूलों में इस्तेमाल की जाने वाली पुस्तकों से ज्यादा नहीं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि सभी अंग्रेज मैकाले की तरह सोचते थे। इसके विपरीत विलियम जोन्स जैसे लोग भी थे, जो भारत की प्राचीन परंपरा का मूल्यांकन काफी उच्च रूप में करते थे। लेकिन मैकाले का मकसद भारत में औपनिवेशिक शासन को सुदृढ़ करना था। इसके लिए वो भारतीयों का एक ऐसा वर्ग तैयार करना चाहता था जो हमारे और उन लाखों लोगों के बीच, जिन पर हम शासन करते हैं, दुभाषी का काम कर सके। ऐसे लोगों का एक वर्ग जिनका रक्त और रंग भारतीय हो,
किंतु जो रुचि, विचारों, नैतिकता और बुद्धि की दृष्टि से अंग्रेज हूँ। मैकाले और उनके साथी अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा भारतीयों में जिस रूपांतरण की आशा कर रहे थे, वैसा कुछ घटित नहीं हुआ। इस बात पर टिप्पणी करते हुए के दामोदरन ने सही लिखा है कि ब्रिटिश नीति में अनिवार्यता कुछ ऐसे अंतर्विरोध थे जिन्हें सुलझाया नहीं जा सकता। उसका उद्देश्य था विनाश, किंतु परिणाम हुआ पुनरुज्जीवन। शिक्षा की नई प्रणाली ने प्रयत्न तो किया कि भारत की आत्मा को कुचल दे, किंतु वास्तव में एक ऐसे आंदोलन के बीज वो बो रही थी जिसने अंततः स्वयं जो ब्रिटिश शासन था उसको उखाड़ कर फेंक दिया। जो हमारी भारतीय भाषा है उसमें कहा जाता है कि जब हम दूसरों के लिए कुआं खोदते हैं तो कभी कभी हम उस कुएं में खुद ही गिर जाते हैं, या फिर जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते। हमारे जो ये अंग्रेज थे इन लोगों का, हमारे यहाँ जो अंग्रेज आए अपना शासन करने के लिए हमारे देश में, तो उनका जो मेन मंतव्य था वो ये था कि हम जो नीति अपनाएंगे उससे क्या होगा कि यहाँ पर भारत की हम आत्मा को कुचलने में सफल हो जाएंगे जो नीतियां हमारी रहेंगी। किंतु हुआ क्या? ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, बल्कि उल्टा क्या हुआ कि ब्रिटिश शासन को ही भारतीयों ने उखाड़ कर फेंक दिया। अभी उन्होंने हमारे भारतीयों की जो ताकत है, जो जज्बा है, उसको पहचाना नहीं था। जैसे जैसे अंग्रेजी राज्य का विस्तार हुआ और उसका प्रशासन सुदृढ़ होता गया, वैसे वैसे उनका भारत की जनता से टकराव भी बढ़ता गया। जमीनों के बंदोबस्त की नई व्यवस्था, परंपरागत भारतीय उद्योगों को संरक्षण देने की बजाय इंग्लैंड और यूरोप के बने मालों को बेचने के लिए यहाँ के उद्योगों को निर्मूल करने की कोशिश की। और भारत के विभिन्न धार्मिक समुदायों, विशेष रूप से हिंदुओं और मुसलमानों के विश्वासों और मान्यताओं को अपमानित करने की कोशिश करके जनता में असंतोष को फैलाया जा रहा था। ये लोग क्या कर रहे थे? हमारे देश की कपास जो थी वो यहाँ से निर्यात हो रही थी विदेशों में, वहां से अ, कपड़ा तैयार, वस्त्र तैयार होकर आ रहे थे। और उन वस्त्रों को यहाँ पर मतलब सामान हमारा कपास, वहां से वस्त्र होकर आ रहे थे। नाम लिखा जा रहा था बाहर का, सामान यहाँ का, वस्त्रों पे नाम बाहर का, और तब उसके बाद में उसको यहाँ पर सेल किया जा रहा था। जिस तरह से इन्होंने देश में असंतोष को फैलाया, तो उसका कुछ परिणाम अलग निकला। जो ये सोच रहे थे उसका परिणाम वो नहीं निकला। असंतोष देश में फैल जाने के बाद में विद्रोह के लिए एक जमीन तैयार हो गई। लेकिन इसी बीच अंग्रेजों के संपर्क में आने के कारण शिक्षित वर्ग में इस बात का एहसास भी बढ़ा कि भारतीय
अंग्रेजों की तुलना में कई मामलों में पिछड़े हुए हैं। क्योंकि जैसा वो सोच रहे थे कि शिक्षा जब मिलेगी तो कुछ लोग, ऐसा नहीं कि सारे लोग, कुछ भारतीयों के दिमाग में ये चीज आ गई कि हम कई मामलों में अंग्रेजों से पिछड़े हुए हैं। ये वो वर्ग था जिसने पश्चिमी शिक्षा को प्राप्त करना आरंभ कर दिया था। और उनमें से बहुत से भारत के प्राचीन दर्शन, धर्म और परंपरा का भी अच्छा खासा ज्ञान रखते थे। उन्होंने आधुनिक विवेकवादी और मानवतावादी दृष्टि से सामंती प्रथाओं और रीति रिवाजों की आलोचना की और इस बात के लिए लोगों को प्रेरित किया कि यदि वे भारत को भी आधुनिक और प्रगतिशील बनाना चाहते हैं तो उन्हें उन्हें रीति रिवाजों और रूढ़ियों से नाता तोड़ना होगा जो हमारी प्रगति में बाधक है। इस बात को समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि जैसे जैसे अंग्रेजों का शासन सुदृढ़ हमारे देश में होता गया, वैसे वैसे उन्होंने विभिन्न रियासतों में बटे भारत की को एक राजनीतिक इकाई में समेटना शुरू कर दिया। ये सामंती भारत में आधुनिक भारत बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत थी। ऐसा भारत जिसे एक राष्ट्र के रूप में देखा और समझा जा सकता था। हालांकि राष्ट्र बनाने की ये प्रक्रिया औपनिवेशिक शासन के अधीन घटित हो रही थी, लेकिन इसने भारतीयों में अ, एक एक इस बात का एहसास करा दिया कि वे एक राष्ट्र के नागरिक हैं, जिसके हित आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ये एहसास उस मध्य वर्ग में सबसे पहले प्रकट हुआ जिसमें से अधिकांश जमींदार परिवारों से आते थे और जिन्हें नई अंग्रेजी शिक्षा हासिल करने का अवसर मिला। इन्होंने भारत की तुलना यूरोप से, खासतौर पर भारत पर शासन करने वाले अंग्रेजों के मूल देश ब्रिटेन से करना आरंभ कर दिया। उन्होंने कहा कि शैक्षिक संस्थानों, उद्योगों, प्रशासनिक संस्थानों आदि के कामकाज को देखा, उनके राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन को देखा और उनकी भारत के वर्तमान से तुलना की। उन्होंने पाया कि भारत आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ, सामाजिक रूप से रूढ़िवादी और राजनीतिक रूप से बिखरा हुआ है। आर्थिक रूप से पिछड़े होने के पीछे उन्होंने आधुनिक किस्म के उद्योगों की अनुपस्थिति को कारण माना। सामाजिक रूप से रूढ़िवादी होने के जो कारण उन्होंने महसूस किए, उनमें शिक्षा का अभाव, खास तौर पर स्त्री शिक्षा का पूरी तरह अभाव, स्त्रियों का पर्दे में रहना, बाल विवाह की प्रथा की मौजूदगी, पति के मरने पर स्त्री का दोबारा से विवाह न करना, पति के शव के साथ जिंदा जल जाना, जैसा सती प्रथा के रूप में होता था, और पुरुषों द्वारा बहु विवाह करना, अनमेल विवाह, जाति के आधार पर समाज के ही कुछ तबकों को नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर करना, उनके साथ छुआछूत का बर्ताव करना, उन्हें समाज की मुख्य धारा से अलग करना, उन्हें शिक्षा, जमीन और संपत्ति के अधिकार से वंचित करना, विभिन्न जातियों और धर्मों के बीच खान पान और विवाह आदि को पूरा समझना,
तरह तरह के धार्मिक अंधविश्वासों में यकीन रखना आदि ऐसी बहुत सी बुराइयां समाज में प्रचलित थी, जिनके कारण समाज में एकजुटता का अभाव नजर आता था और प्रगति की संभावनाएं बहुत सीमित हो गई थी। अधिकांश सामाजिक बुराइयों का संबंध हिंदू समाज से था, जो भारत की कुल आबादी का 3/4 था। कोई समाज कितना प्रतिशत है और कितना पिछड़ा हुआ है, इसका पता उस समाज की स्त्रियों की दशा को देखकर लगाया जा सकता है। ये किसी लेखक ने लिखा है, बड़ी सुंदर बात है ये, कि उस देश की दशा को हम स्त्रियों की स्थिति को देखकर पता लगा सकते हैं कि वो देश जिसमें स्त्रियों की दशा यदि ऐसी है कि उनको तो इस तरह से अंग्रेज की रही है, जो हमारे देश में घटित हुआ, उस सत्य का साक्षात्कार भारतेंदु को हरिश्चंद्र ने आज से 150 साल पहले ही कर दिया है। इसीलिए हम भारतेंदु को आधुनिक हिंदी का अग्रदूत कहते हैं। मात्र 34 वर्ष 4 माह की अल्पायु में ही उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। इस छोटी सी आयु में साहित्य के विविध क्षेत्रों में उन्होंने जो काम किया, वो अविश्वसनीय लगता है। उन्होंने भारतीय हरिश्चंद्र चंद्रिका, कवि वचन सुधा, बाला बोधनी जैसी पत्रिकाओं का संपादन किया, अनेक नाटक लिखे, नाटकों के अनुवाद किए और उनमें अभिनय किए, कविताएं, निबंध, व्यंग और आलोचनाएं लिखी। भारतेंदु मंडल के माध्यम से काशी के साहित्यकारों को एकजुट करके उनका नेतृत्व किया। साहित्यिक संस्कार उन्हें अपने पिता गोपाल चंद्र से मिले थे, जो गिरधर दास के नाम से कविताएं करते थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी आलोचना के अग्रदूत भी कहे जाते हैं। हिंदी गद्य के विकास और रूप निर्धारण में उनकी पत्रिका हरिश्चंद्र चंद्रिका का विशेष योगदान है। इस पत्रिका ने उस युग के आधुनिक दृष्टि संपन्न लेखकों को अपनी प्रतिभा निखारने का अवसर दिया। नाटक भारतेंदु की सर्वाधिक प्रिय विधा रही। भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, नील देवी जैसे कई मौलिक नाटकों के साथ ही उन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत और बंगला के नाटकों का अनुवाद किया। अपने अनुभवों के आधार पर उन्होंने नाटक अथवा दृश्य काव्य नामक आलोचनात्मक पुस्तक लिखी है। इस कृति से नाटक के विषय में उनकी आधुनिक दृष्टि का पता चलता है। नाट्य रचना के अंतर्गत यथार्थवादी दृष्टिकोण की आवश्यकता को अनुभव करते हुए भारतेंदु जी ने लिखा भी है कि अब नाटक आदि दृश्य काव्य में अस्वाभाविक सामग्री परिपोषक काव्य सहृदय सभ्य मंडली को नितांत अरुचिकर है। इसलिए स्वाभाविक रचना ही इस काल के शब्दगढ़ की हृदय ग्राहिणी है। इससे अब अलौकिक विषय का आश्रय करके नाटक आदि दृश्य काव्य प्रलयन करना उचित नहीं। भारतेंदु के समय हिंदी नाटकों पर बंगला और अंग्रेजी के साथ पारसी शैली के नाटकों का भी प्रभाव पड़ रहा था, किंतु भारतेंदु को पारसी नाटकों की अभिनय शैली अ, पसंद नहीं थी। उन्होंने पारसी नाटकों की प्रस्तुति और शैली पर व्यंग किया। भारतेंदु ने आलोचना के क्षेत्र में भी मूलभूत स्थापना की है। प्रथम तो ये है कि शास्त्रीय सिद्धांत परिवर्तनशील है, उनका युग अनुकूल पुनरुत्थान होना चाहिए। दूसरा ये कि काव्य का मूल्यांकन सामाजिक चेतना को भी दृष्टि में रखकर करना चाहिए। भारतेंदु के इस दृष्टिकोण का ही प्रभाव था कि आगे चलकर
पंडित बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन और प्रताप नारायण मिश्र जैसे आलोचकों ने साहित्य को जीवन के साथ संपृक्त करके देखा और साहित्य में संयम, मर्यादा और शुद्ध आचरण की प्रतिष्ठा पर अधिक बल दिया। बाद में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी इसी परंपरा को बढ़ाया। तो यदि देखा जाए तो नव जागरण में भारतेंदु हरिश्चंद्र का योगदान सराहनीय है। नई चेतना के कारण भारतेंदु युगीन साहित्य हिंदी की रीतिकालीन चेतना से मुक्त हुआ था और यह नई चेतना हमें भारतेंदु के ही समय में रचित साहित्य में मिली है। भारतेंदु और उनके मंडल के लेखकों पर विभिन्न स्थितियों का स्पष्ट प्रभाव है। विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा भी है कि भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा कर दिया। वे हिंदी साहित्य के नए युग के प्रवर्तक हुए। यद्यपि देश में नए नए विचारों और भावनाओं का संचार हो गया था, पर हिंदी उनसे दूर थी और इन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी भाषा की उन्नति के लिए काफी प्रयास किया, लिखा। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, भिन्न निज भाषा ज्ञान के मिटे न ये को सूल। और जो नव जागरण के लिए जिन विशेषताओं का होना आवश्यक होता है वो सारी विशेषताएं इस युग में दृष्टिगोचर होती है। देशभक्ति और राष्ट्रीय भावना, जनवादी विचारधारा, जनवादी विचारधारा के लिए तो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहा भी है कि भारतीय युग की जनवादी भावना उनके समाज सुधार में समाई हुई है। इस युग का साहित्य भारतीय समाज के पुराने ढांचे से संतुष्ट न होकर उसमें सुधार चाहता था। इस युग के कवियों ने समाज के दोषयुक्त अंग की आलोचना की है। भारतीय युगीन कविता में सांप्रत समाज की दशा का, विदेशी सभ्यता के संकट का, पुराने रोजगार के बहिष्कार का, ये सभी स्वर बड़े ही मुखरता से दिखाई देते हैं। भक्ति और श्रृंगार, इस युग में प्राचीन परिपाटी कविता का सर्जन हुआ था। भक्ति और श्रृंगार की परंपराएं इस युग तक चलती रही। परिणाम यह हुआ कि भारतेंदु और अन्य कवियों ने इसका अनुसरण भी किया। हास्य, व्यंग एवं समस्या पूर्ति जैसी विधाएं इस युग में आई, जैसी काव्य शैली। समस्या पूर्ति इस युग की काव्य शैली ऐसी थी जो बिल्कुल नई थी। यदि हम संपूर्ण भारतेंदु काल के कवियों के साहित्य पर दृष्टि डालें तो भली भांति समझ सकते हैं कि भारतेंदु को हिंदी में नवजागरण का अग्रदूत क्यों माना गया है। वो खाली एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि पूरी संस्था थे। उन्होंने लेखकों का एक मंडल तैयार किया जिसे भारतेंदु मंडल के नाम से जाना जाता है। अपने समय के रचनाकारों के साथ मिलकर उन्होंने हिंदी साहित्य में एक नवीन युग का
सूत्रपात किया। अतः ये हिंदी नवजागरण के विषय में आप लोगों के साथ में आज जो हमारा व्याख्यान रहा है, मैं आशा करती हूँ वो सभी आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अगले व्याख्यान में आप लोगों के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।